हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 9 हाइड्रोजन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1 और ये एग्जैक्टली सिमिलर होता है एल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो होता है NS1। और ये एल्कली मेटल्स कहाँ होते हैं? फर्स्ट ग्रुप में। पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस की तरह भी होता है थोड़ा। कैसे? क्योंकि इनको भी बस एक ही तो इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। अगर ये 1s2 हो गया तो ये भी हीलियम हो जाएगा, सेम हैलोजेंस की तरह। इनको भी बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ताकि ये स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाए। अब ये हैलोजेंस होते हैं 17th ग्रुप में। अब दोनों से भी सिमिलर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इन दोनों से भी मिल रहे। तो कौन से? तो देखो, एल्कली मेटल्स के केस में जब हाइड्रोजन इनसे सिमिलर है तो क्यों है भाई? क्योंकि ये ऑक्साइड्स बना रहा है उनके जैसे, एल्कली मेटल्स जैसे, हैलाइड्स बना रहा है, सल्फाइड्स बना रहा है। पर ये इनसे डिफरेंट भी है। क्यों? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अल्कली मेटल्स के केस में उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होता है। और ये मेटालिक प्रॉपर्टीज भी नहीं दिखाता अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो भाई बस इससे सिमिलर है पर इससे डिफर भी कर रहा है। हैलोजेंस के केस में अभी इसका हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये तो भाई हैलोजेंस की तरह इसे बना रहा है। और दूसरी चीज ऐसे कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है खुद का H2, जैसे हैलोजेंस F2Cl2 बनाते हैं। और हाइड्राइड्स भी बनाता है ये हैलोजेंस की ही तरह। और क्या बनाता है उनकी तरह? कोवेलेंट कंपाउंड्स, बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो इसीलिए ये हैलोजन से सिमिलर है पर फिर से वही चीज डिफर भी तो कर रहा है क्योंकि हैलोजेंस इतना ये रिएक्टिव नहीं है। तो अभी तक हमने देखा था कि हाइड्रोजन इन दोनों की तरह भी है, हैलोजेंस और अल्कली मेटल्स की तरह, और इन दोनों से थोड़ा डिफर भी कर रहा है। पर अभी आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कुछ खास एबिलिटी है। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब ये H+ बनेगा, और जब H+ बनता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। देखो 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर। किससे कंपैरिजन में? नॉर्मल एटम और आयन के जो कटायंस बनते हैं उनके साइज से, जिनका नॉर्मली होता है 50 to 200 पिकोमीटर। अब इतना छोटा कटायन इसका जो है उसका साइज है, इसकी वजह से ये अकेले रह ही नहीं पाता। ये हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ ही मिलेगा। और ये इसकी खास वजह, इसकी खास प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि भाई इसे अलग ही रखा जाए। इसीलिए हम इसे सबसे अलग, एकदम राजा की तरह हाइड्रोजन को यहाँ पे एकदम बीच में रखते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। राइट द नेम्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ दिस आइसोटोप्स। तो सबसे पहले उनकी 3 आइसोटोप्स के नाम लिख देते, 3 भाई हाइड्रोजन के। सबसे पहला तो है प्रोटियम, यही है हमारा हाइड्रोजन। ये होता है कुछ ऐसे 1H1, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, दूसरा भाई हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम दूसरा। ये होता है 2H1, इसे हम लोग D भी लिखते हैं। और तीसरा होता है ट्राइटियम, ये तीसरा भाई, ये होता है 3H1, इसे हम T भी लिख सकते हैं। अब इनका मास रेशियो लिखना है, मतलब समझो, मैं प्रोटियम को P लिखता हूँ, ओके, ड्यूटेरियम को D और ट्राइटियम को T लिख देता हूँ। तो प्रोटियम के केस में इसका मास 1 है बस, A1, यहाँ पे A है 2, यहाँ पे A है 3, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2:3 बस। तो चलो देखते हैं अगला सवाल। Why does hydrogen occur in a diatomic form rather than in a monoatomic form under normal conditions? तो देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता है 1s1 होता है, तो उसे बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। अब वो नॉर्मल कंडीशंस में क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है। तो ये दोनों भी जन मिलके डुप्लेट अपना सेटिस्फाई हो जाता है, उनका डुप्लेट अटेन कर लेते,
स्टेबल हो जाते और इस चक्कर में H2 बना देते जो डायटोमिक होता है, इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में ये डायटोमिक होते हैं। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन द प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन बी इंक्रीज्ड। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, कोल से सिन गैस को बनाना। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोल लेते हैं, इसको हम स्टीम से रिएक्ट करवाते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं हम 1270 केल्विन करके, तो ये बेचारा कोल शरण जाता है पानी को और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और हमें डाइहाइड्रोजन मिलेगा। अब इस कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन देखो, इसमें जो सिन गैस बन रहा है, अब इस कोल गैसिफिकेशन रिएक्शन से हमें और डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है और ज़्यादा। कैसे कर सकते, ये तो हो गया, अभी इसका तो काम हो गया, अब इसे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। तो फिर से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते बेचारे को, चलो आ जाओ, फिर से इसको हम स्टीम के साथ ट्रीट करेंगे, पर इस टाइम पे थोड़ा टेम्परेचर कम रखेंगे 673 केल्विन, और कैटलिस्ट भी यूज करेंगे आयन क्रोमेट। ओके, अब इससे क्या होता है, ये हमें डाइहाइड्रोजन तो देता ही है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है गिफ्ट फ्री में। तो हम ये फ्री वाले गिफ्ट को सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन के साथ स्क्रब करके निकाल देते और हमारा डाइहाइड्रोजन हम ले लेते, हमें यही तो चाहिए। अब देखो, इस रिएक्शन के बाद इसको और आगे ट्रीट करने से हमने डाइहाइड्रोजन को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया, ऐसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाया हमने। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डिस्क्राइब द बल्क प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, व्हाट इज द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन दिस प्रोसेस। तो हम डाइहाइड्रोजन एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और तब हमें बल्क में डाइहाइड्रोजन मिलता है। ओके, तो इसका कुछ रिएक्शन ऐसे होता है, H2O इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ट्रेस अमाउंट्स में हम एसिड यूज कर रहे हैं, तो हमें डाइहाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, अब इस केस में हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ट्रेस एसिड मतलब H2SO4 यूज कर रहे हैं हम। अब ये इसीलिए यूज करें क्योंकि प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो H2SO4 वाटर को आयोनाइज करता है और आयोनाइज करने पर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करता है। अब आते हैं अगले सवाल पर। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट, H2 प्लस MMOO, तो ये है मेटल ऑक्साइड। अब हमने पढ़ा है कि डाइहाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में रिड्यूस कर देता है, पर उन्हीं मेटल ऑक्साइड्स को जिसमें जो मेटल है ना, ये वो आयन से कम रिएक्टिव है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे सपोज समझ लो ये आयन से कम रिएक्टिव है, इसलिए हमें दिया है, करवा दो इसका रिएक्शन, मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। ये कितना मेटल मिलेंगे, जितना ये छोटा m है उतना, बाकी का क्या होगा, पानी निकल जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चुरा के लेके जाएगा, और कितना बनेंगे ये छोटे O जितने हैं उतने वाटर बनेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में छोटा O भी होना चाहिए था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले सवाल। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्या होता है, ये सिन गैस। अब सिन गैस हमें पता है किसके लिए फेमस है, मीथेनॉल बनाने के लिए, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हम बना सकते हैं इसे, तो हम इससे मीथेनॉल बना देंगे। चलो, मीथेनॉल होता है CH3OH, बन गया। अब बैलेंस करो, COH2, तो यहाँ पे 4H कर देंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 4H है, खत्म। फिर ये है हाइड्रोकार्बन C3H8 प्रोपेन, और ये है वाटर, जो भी है वाटर स्टीम में है। अब हाइड्रोकार्बन को अगर हम स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमने पढ़ा है सिन गैस मिलता है, तो यही चीज यहाँ पे बनेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 बैलेंस करोगे तो कुछ 7H2 होगा और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। अब आते हैं जिंक प्लस NaOH पर। थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कौन सा रिएक्शन आ गया बीच में, याद करो, डाइहाइड्रोजन हम लैब में ये दो चीजें हो तो बना सकते हैं। जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोडियम जिंकेट हमें मिलता है, पर ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए तो हमारा डाइहाइड्रोजन यूजफुल है। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कुछ 2 हो जाएगा, 2Na 2O 2H और जिंक, बस बना दिया डाइहाइड्रोजन हमने। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ डाइहाइड्रोजन। अब HH बॉन्ड की एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, पर अगर टेम्परेचर एलिवेट किया जाए या फिर
कैटलिस्ट लिए जाए तो ये डायहाइड्रोजन मस्त मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाते। तो बढ़ते हैं लास्ट सवाल पर इस वीडियो के। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन? प्रोवाइड जस्टिफिकेशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड्स। अब ये ऐसे मॉलिक्यूलर या फिर कोवैलेंट हाइड्राइड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बेचारा। अब एग्जांपल इनके ये है कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो भी हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल लो B2H6 डाइबोरेन का, जो आप अच्छे से पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते। अब इसका जस्टिफिकेशन ऐसा क्यों भाई, क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते? क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते, इससे हमें पता चल रहा है। इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स मतलब उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जितने लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए चाहिए, एग्जैक्टली उतने। इसका मतलब यह होता है कि उनमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है जितने हमें कोई भी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं टाइम जो एटम्स होते हैं उनके डुप्लेट या फिर ऑक्टेट पूरे करने में लगेंगे, एकदम परफेक्टली उतने ही। तो एग्जाम्पल है इसके ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो भी हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे कि CH4। तो देखा होगा आपने कि CH4 में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है जितने एक कार्बन के ऑक्टेट पूरे करने को लगते हैं और 4 हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे करने को लगते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ऐसे मॉलिक्यूलर या फिर कोवैलेंट हाइड्राइड्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और ये एक्सेस वाले इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्राइड्स के जो सेंट्रल एटम है उनके ऊपर, सर के ऊपर बैठे हुए थे ऐसे पॉइंट करके। अब इनका एग्जांपल है ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, ये जो हाइड्राइड्स बनाते हैं जैसे कि अमोनिया, वाटर, HF, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमें ये कैसे पता? क्योंकि ये लुईस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं। तो बस हम इसी के साथ इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो बस आगे के वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेके आगे के सवालों के आंसर देखेंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।